तो पिछले भाग में आपने देखी एक गरीब आदमी जीवन की कहानी कि कैसे वो अपने परिवार का गुजारा करता है। अब आगे। जादुई छाता मिलने के बाद जीवन उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया था। अब उसके पास सब कुछ था, गाड़ी, बंगला और बहुत सारी जमीन। अब उसकी बेटी पिंकी भी स्कूल जाने लगी थी। कोयल अब अपनी एक दुकान चलाती थी। कुछ साल बीत जाते हैं। कोयल एक बेटी को जन्म देती है जो अब थोड़ा बड़ा हो गया था। इधर मुरारी का जीवन के प्रति गुस्सा भी थोड़ा शांत हो गया था। एक दिन कोयल जब अपनी दुकान पर आती है तो देखती है कि उसका बेटा राजेश किसी से बात कर रहा है, और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके ससुर मुरारी थे। कोयल उनके पास जाती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मुरारी उससे बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कोयल राजेश से पूछती है, बेटा, ये कौन थे और तुम इनसे क्या बात कर रहे थे? मुझे क्या पता माँ, होंगे कोई। वो तो यहाँ पर सामान लेने आए थे। उन्होंने तुमसे कुछ कहा? हाँ, वो कह रहे थे कि ये दुकान कब खुली और यहाँ का मालिक कौन है। तुमने कुछ बताया तो नहीं? मैं बताने ही वाला था कि उतने में आप आ गई। लेकिन माँ, ये आपको देखकर चले क्यों गए? मुझे नहीं पता। और कोयल इस बात को रफा दफा कर देती है। उधर जीवन उस जादुई छाते की मदद से खूब अमीर हो गया था। तो इधर गोबरलाल ने अपनी बेटी की शादी जीवन के बड़े भाई सूरज से करवा दी थी। सूरज की अनुपस्थिति में उसकी पत्नी मुरारी को बहुत परेशान करने लगी थी। धीरे धीरे वो सूरज को मुरारी के खिलाफ भड़काकर सारी जायदाद अपने नाम करवा लेती है और मुरारी और सूरज को घर से निकाल देती है। मुरारी और सूरज अब जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। एक दिन जीवनलाल कुछ काम के लिए दूसरे गांव जा रहा होता है। वो उस जंगल से निकलता है जिसमें उसके पापा और भाई रहते थे। रात हो जाने के कारण वो रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। वो चलते चलते उस झोपड़ी के पास आता है जहाँ पर उसके पापा और भाई रहते थे। जैसे ही वो उस झोपड़ी के पास जाता है तो देखता है कि उस झोपड़ी के अंदर तो उसके पिता और भाई बैठे थे। जीवन को देखकर मुरारी और सूरज बहुत शर्मिंदा होते हैं। सूरज जीवन को सारी बात बताता है। जीवन अपना काम छोड़कर मुरारी और सूरज को अपने घर ले जाता है। जीवन के घर जाकर मुरारी और सूरज जीवन और कोयल से माफी मांगते हैं। अब मुरारी और सूरज जीवन के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब सूरज के आ जाने के कारण जीवन का कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सूरज और जीवन मिलकर उस व्यापार को बहुत आगे ले जाते हैं। मुरारी अब कोयल की दुकान संभालता था। इधर गोबरलाल और उसकी बेटी सीमा अब अपने नए शिकार की तलाश में थे। उन्होंने सारे गांव को ये बताया था कि मुरारी और सूरज विदेश चले गए हैं। एक दिन गोबर को पता चलता है कि उस गांव में एक बहुत ज़्यादा अमीर आदमी रहता है। तो गोबर उस आदमी से मिलने चला जाता है। उस गांव में जाकर वो देखता है कि वो अमीर आदमी और कोई नहीं बल्कि जीवनलाल है। वो ये देखकर
हैरान रह जाता है कि जीवन के पास इतने कम समय में इतने पैसे कहाँ से आए। अब गोबरलाल इस राज का पता लगाना शुरू कर देता है। वो उसकी बेटी पिंकी को बहला फुसलाकर जादुई छाते का राज जान जाता है और ये भी जान लेता है कि वो छाता कहाँ रखा है। उसी रात को गोबर उस छाते को चुरा लेता है और अपनी बेटी के पास लेकर चला जाता है। गोबर और सीमा जैसे ही उस छाते से कुछ मांगते हैं, वो छाता उन दोनों को मारने लगता है। इधर छाता गुम हो जाने के कारण जीवनलाल बहुत परेशान हो रहा था। उसे इस बात का डर था कि कहीं ये छाता किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। तभी पिंकी आकर अपने पापा को सब बता देती है और जीवन बिना किसी को बताए अपने पुश्तैनी घर में चला जाता है। वहाँ जाकर वो ये देखता है कि उस छाते ने गोबर और सीमा की हालत खराब कर दी थी। जीवन के आते ही वो छाता रुक जाता है। गोबर और सीमा ने अपना सबक सीख लिया था। वो अपनी गलती के लिए पूरे गांव और मुरारी से माफ़ी मांगते हैं। सीमा अपने पति सूरज से भी माफ़ी मांगती है। सूरज अपनी पत्नी को माफ़ नहीं करता, लेकिन अपने पिता के कहने पर वो सीमा को माफ़ कर देता है। अब सब ठीक हो चुका था। जादुई छाते की वजह से मुरारी का परिवार अब एक हो चुका था। गोबरलाल भी अब अपने गांव वापस चला गया था। सीमा और कोयल भी अब दो बहनों की तरह रहती थी। मुरारी ये सब देखकर बहुत खुश होता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।